हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वे ऑफ के। एंशियंट हिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही थी, आज उसका पार्ट 10 है और आज का टॉपिक है अशोक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्यावदान के अनुसार ये जानकारी यहाँ पे दी गई है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नितूर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। इसके अभिलेखों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। नोट है, D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान एवं संबंधित राज्य। तो शिलालेख जो उसके मिले हैं, शाहबाजगढ़ी से मिले हैं, जो कि पेशावर पाकिस्तान में है। मनसिहरा अभिलेख हजारा पाकिस्तान से। कालसी अभिलेख उत्तराखंड से। गिरनार अभिलेख गुजरात से। धौली तथा जौगढ़ अभिलेख उड़ीसा से। एरेगुडी, राजुल, मंडगिरी आंध्र प्रदेश से। सोपारा महाराष्ट्र से। रूपनाथ तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश से। सासाराम बिहार से। भबरू वेराट राजस्थान से। मास्की, गोवीमठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जंटी ग्रामेश्वर, कनगनहल्ली, पालकी गुंडू, ये सब कर्नाटक से। और अहरौरा अभिलेख उत्तर प्रदेश से। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रानियों अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लिखित है। ब्रावो अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया, और इसका उल्लेख जो है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी कि टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। पहले शिलालेख में जो विषय है वो है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरे में राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथे में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठे में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें और 8वें में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। 9वें में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वें में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे। 14वें में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। नोट है, अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहड़ के राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। यहाँ पे कुछ प्रांत और उनकी राजधानी दी गई है। उत्तरापद की राजधानी थी तक्षशिला। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी। कलिंग की तोसली। दक्षिणापद की सुवर्णागिरी और प्राशी यानी कि पूर्वी प्रांत की
पाटलिपुत्र। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ: मंत्री, जो प्रधानमंत्री होता था; पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान; सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान; युवराज, राजपुत्र; द्वारिक, राजकीय द्वार रक्षक होता था; अंतर्वेदिक, अंतःपुर का अध्यक्ष; समाहर्ता, आय का संग्रहकर्ता; सन्निधाता, राजकीय कोषाध्यक्ष; प्रशास्ता, कारागार का अध्यक्ष; प्रदेष्ट्री, कमिश्नर; पौर, नगर का कोतवाल। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। नोट है: खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरिटी फेंथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई। अशोक के स्तंभलेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। नंबर 1 में है प्रयाग स्तंभलेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा अभिलेख। यह स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ लेख। पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभलेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा लेख। यह स्तंभलेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की। लौरिया अरेराज लेख चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रूमीदेई अभिलेख है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर, जिसे बलि भी कहते हैं, माफ कर दिया गया। नोट है: महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सौगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारेकुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमेक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामी कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे।
बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख के लिए। तीसरी समिति जो थी जन्म मरण का विवरण रखने के लिए। चौथी व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पांचवी निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। और छठी बिक्री कर वसूलना। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। सैन्य समिति एवं उनके कार्य। प्रथम समिति जल सेना की व्यवस्था। द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तृतीय पैदल सैनिकों की देखरेख। चतुर्थ अश्वारोहियों की सेना की देखरेख। पंचम गज सेना की देखरेख। और छठी जो थी षष्ठ रथ सेना की देखरेख। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपाजीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा पर्वतक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। नोट है, अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था।